जनवरी 2025 सर्दियों का टाइम होता है। जब एक व्यक्ति खेतों से अपने घर की तरफ आ रहा होता है तो सड़क पर एक मोबाइल देखता है। दोस्तों, मोबाइल देखते ही भागकर उसके पास पहुंचता है और मोबाइल को उठा लेता है। उठाते ही उसके मन में लालच आ जाता है और उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। दोस्तों, उसे घर ले जाता है। घर जाकर वो सोच में पड़ जाता है कि यार पता नहीं किस तरह ये किसका मोबाइल होगा, एक बार ऑन करके तो देखूं। उसके बाद जब उसे ऑन करता है तो सामने से एक कॉल आती है और कॉल पर उससे यही कहा जाता है कि साहब, मैं बहुत लाचार हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फ़ोन मुझे लौटा दीजिए, मेरा बच्चा इस फ़ोन की वजह से खाना तक नहीं खा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस व्यक्ति को ऐसी दया आती है, वो खुद एक नया फ़ोन भी अपने साथ लेकर जाता है और उनके घर देने चला जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद जो इसे पता चलता है दोस्तों, इसकी पूरी दुनिया ही एकदम से बदल जाती है। जो इसके साथ में हुआ था, जब इसके जीवन में खुशी आनी थी तभी उस महिला के जीवन में खुशी आई थी, और जिस दिन इसका जीवन उजड़ा था उसी दिन उस महिला की भी पूरी ज़िंदगी उजड़ जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर एक छोटा सा गांव आता है और यहीं का रहने वाला कैलाश, जिसकी उम्र 32 साल होती है, जो संतरे की खेती किया करता है, अपने घर परिवार में आराम से रहा करता है। उसका एक बेटा होता है, लेकिन कुछ दिन पहले ही उसकी पत्नी इस जहां को छोड़कर जा चुकी थी। उसको सर्प ने काट लिया था। सांप के काटने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर जनवरी 2025 का महीना आ जाता है, तब ये अपने खेतों से घर की तरफ आ रहा होता है तो यहाँ पर रास्ते में से एक मोबाइल पड़ा दिखाई देता है। उस मोबाइल को उठा लेता है। लालच इसके मन में आ जाता है और उस मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है। लेकिन जैसे ही घर पहुँचता है, घर जाने के बाद उसे लगता है कि पता नहीं यार किसका मोबाइल होगा, किसी को कैसी इमरजेंसी होगी, तो इसको ऑन कर ले। जब ये ऑन करता है तो सामने से एक महिला की आवाज़ आती है और वो महिला यहाँ पर रोने लगती है। रोते हुए कहने लगती है कि आप जो भी हो, मेरे मोबाइल को मुझे लौटा दो, मेरा बच्चा खाना तक नहीं खा रहा है। दोस्तों, अगले दिन की बात होती है। उस दिन तो ये उसको ऑन नहीं करता, अगले दिन जाकर ऑन करता है तो लगभग 24 घंटे उस बात को हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर महिला इसी तरह से रोने लगती है। अब इस व्यक्ति को जब ये मोबाइल मिलता है तो उसमें ये ओपन भी करके देखता है तो उसमें कुछ वीडियो थे, उसमें उस महिला के फ़ोटोग्राफ्स थे और यहाँ पर उसके पति की डेड बॉडी भी उसमें दिखाई देती है। बच्चे का गंजापन भी दिखाई देता है क्योंकि उसके सर के बाल मुंडे हुए थे। ऐसा पूरा वाक़या देखता है तो यहाँ पर इस कैलाश को भी कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है और ये खुद यहाँ पर इस महिला से इसका एड्रेस पूछता है। महिला का जो नाम होता है वो राधिका होता है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल होती है। इसका 8 साल का एक बच्चा भी होता है। दोस्तों, कैलाश के घर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर इस महिला का घर होता है। अब कैलाश यहाँ से बाइक निकालता है और उस मोबाइल को लेकर सीधे इस महिला के घर जाने लगता है। रास्ते से ये पता नहीं होता इसको क्या है, एक मोबाइल और ख़रीद ले जाता है। दोस्तों, जैसे ही उस महिला के घर पहुंचता है तो वो महिला एक किराए के कमरे में रहा करती है और यहाँ पर जब बच्चा इस मोबाइल को देखता है तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कोने में ले जाकर उस मोबाइल से खेलने लगता है। महिला यहाँ पर इस व्यक्ति का धन्यवाद करती है। ये कैलाश जब इस राधिका से बातचीत कर रहा होता है तो राधिका यहाँ पर बताती है कि 12 जनवरी 2024 को एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसमें उसके पति इस जहाँ को छोड़कर चले गए थे। दोस्तों, 12 जनवरी 2024 जब वो सुनता है तो एकदम से उसे वो पल याद आ जाता, अपने साथ बीते हुए पल भी याद आ जाते हैं। 12 जनवरी 2024 को ही कैलाश की पत्नी की भी मौत हुई थी, वो सांप के काटने से हुई थी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये और सारी बातचीतें करने लगते हैं। जो बच्चा होता है वो भी यहाँ पर उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा कैलाश का बेटा होता है। उन्होंने एक ही दिन जन्म लिया था। दोस्तों, ये भी कोइंसिडेंस होता है कि इस तरह से भला कैसे हो सकता है। दोनों के यहाँ पर उसकी पत्नी की मौत हुई थी, उसके पति की मौत एक ही दिन 12 जनवरी 2024 को। यहाँ पर जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी एक ही दिन, और यहाँ तक कि जब शादी की बातचीत होती है तो शादी भी इनकी एक ही दिन होती है। दोस्तों, शादी
शादी की बात की जाए तो शादी भी इनकी एक ही डेट को होती है। तो ये दोनों आपस में इस तरह से बातचीत करने लगते हैं और जब इनके बच्चों के बारे में पता किया जाता है तो 15 मई 2016 को ही दोनों के बेटों ने जन्म लिया था। अब यहाँ पर कैलाश जब इस तरह की बातें सुनता है तो वो बस यहाँ पर सोच में पड़ जाता है कि यार ऐसा भला कैसे हो सकता है कि एक ही दिन सारी खुशियाँ हमारे जीवन में आ रही हैं, तो वो भी एक दिन अगर गम आ रहा है तो वो भी एक ही दिन आ रहा है। दोस्तों अब यहाँ पर कैलाश इस महिला से कहने लगता है कि मैं आपको फ़ोन देना चाहता हूँ, ये फ़ोन आप रख लीजिए। तो यहाँ पर महिला कहती है कि भला आप मुझे फ़ोन क्यों देना चाहते हो, जबकि मैं यहाँ पर आपको वापस पैसा देती, क्योंकि आप मेरे इस फ़ोन को लेकर आए हो, 35 से 40 किलोमीटर दूर आप बाइक चला कर आए हो, वहाँ से आपका पेट्रोल वगैरह भी जला है, तो मुझे वापस पैसे देने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कैलाश कहता है कि मैं आपके बच्चे के लिए फ़ोन लेकर आया हूँ, इस बच्चे को ये फ़ोन दे दो और ये फ़ोन आप रख लो और इस फ़ोन में जो डाटा है वो मैं ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। दोस्तों इस सब के लिए वो बाज़ार जाने लगते हैं। यहाँ पर महिला भी तैयार हो जाती है और बाज़ार में जाकर वो फ़ोन में ट्रांसफ़र उसका जो डाटा होता है उसे करा देते हैं और फिर यहाँ पर एक नज़दीकी कैंटीन बनी होती है, उस कैंटीन में जाकर बैठ जाते हैं। कैलाश कुछ ऑर्डर करता है, महिला मना करती है, फिर भी यहाँ पर कैलाश उनके खाने के लिए कुछ सामान मंगवा देता है। वहाँ पर खाते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये राधिका जो महिला होती है वो बताने लगती है कि मेरा जीवन तो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो चुका है, क्योंकि मैं अपनी ससुराल में भी नहीं जा सकती, अपने मायके में भी नहीं जा सकती। ससुराल में इसलिए नहीं जा सकती, मेरे पति की मौत के बाद जो मेरा देवर है वो हर दिन शराब पीकर रहता है, मेरा ससुर हर दिन शराब पीकर रहता है, वो मुझे ज़बरदस्ती परेशान करते, इसलिए मैं यहाँ पर किराए पर रहती हूँ। जो मेरा घर परिवार है, जो मेरे माता पिता हैं वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, खाली मेरे भैया भाभी हैं और उनके साथ मेरी बनती नहीं है। अब यहाँ पर जो ये महिला होती है वो कहने लगती है कि मेरे ऊपर 2 महीने का किराया भी चढ़ गया है, अब कहीं का कामकाज मेरे को लग नहीं रहा है, अगर आप मुझे कोई काम दिला दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। यहाँ पर कैलाश कहने लगता है कि मुझे भी संतरे की खेती के लिए एक मज़दूर की आवश्यकता है, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पर राधिका कहने लगती है कि वैसे तो ऐसे अनजान लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन आप पर मैं पता नहीं क्यों विश्वास कर रही हूँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों यहाँ पर कैलाश कुछ अपनी जेब से पैसे निकालता है और जो मकान का मालिक होता है उसे उसका किराया दे दिया जाता है। वहाँ से जो छोटा मोटा इनका सामान होता है उस सामान को लेकर बाइक पर राधिका को बैठाकर कैलाश सीधे अपने गांव पहुँच जाता है। इनके खेतों पर एक झोंपड़ी बनी होती है, उसी में कुछ खाने पीने के सामान के लिए बर्तन वगैरह रखे होते हैं। अब यहाँ पर राधिका को ये खेतों पर छोड़ देता है और वहीं पर राधिका कामकाज करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है। राधिका के ससुर और उसके देवर को पता नहीं कहां से पता चल जाता है। राधिका का ससुर और देवर वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बहुत बड़ा हंगामा करने लगते हैं। जो देवर होता है वो राधिका का हाथ पकड़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुझे हम बताएंगे रंगरलिया कैसे मनाई जाती, तूने हमारे पूरे जहां में बेइज्जती करा दी है। दोस्तों मामला चलते चलते पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। इधर जो यहाँ पर कैलाश होता है वो इन लोगों को धमकाकर वहाँ से भगाता है, तब जाकर वो लोग पुलिस स्टेशन में पहुँचते हैं। अब पुलिस वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों पक्षों को थाने में बुलाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर कैलाश से बातचीत हो रही थी तो कैलाश यहाँ पर यही कह रहा था कि साहब ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये महिला तो मेरे यहाँ पर काम करती है। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पर यही आरोप लगा रहे थे कि ये इसके साथ अवैध संबंधों में है, ये यहाँ पर रंगरलिया मना रहे हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर कैलाश को गुस्सा आता है और कैलाश गुस्से ही गुस्से में उन लोगों से कह देता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही है, मैं इस महिला से शादी करना चाहता हूँ। यहाँ पर पुलिस वालों से भी कहता है कि साहब आप मेरी मदद कर दीजिए और राधिका से पूछ लीजिए कि वो क्या चाहती है, मैं तो यहाँ पर राधिका से शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस की जो महिला अधिकारी होती हैं वो उस महिला राधिका के पास जाती हैं और कहने लगती हैं कि यहाँ पर कैलाश तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तुम क्या चाहती हो। तो यहाँ पर राधिका कहती है कि मैं भला क्या चाहूँगी, अगर वो तैयार है तो ठीक ही है। दोस्तों उसके बाद वो महिला यहाँ पर अपने अधिकारी को आकर बताती है कि इस तरह का मामला है, वो भी तैयार है, ये भी तैयार है। फिर यहाँ पर थाने में पुलिस वालों की मौजूदगी में ही इन दोनों की मंदिर में शादी करा दी जाती है। शादी के बाद अब यहाँ पर जो राधिका के सास ससुर और जो देवर होते हैं उनको धमकाया जाता है और उनसे कहा जाता है
कि दोबारा कभी भी इसमें दखल अंदाजी की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर अब ये दोनों पति पत्नी के रूप में मिल जाते हैं। तो 15 अप्रैल 2025 को थाने के अंदर ही इन दोनों की शादी होती है और शादी के बाद ये दोनों के दोनों बड़े ही खुशी रहने लगते हैं और अपने जीवन को आगे बिताने लगते हैं। जो महिला का बच्चा होता है देवांश, उसे भी उसी स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है जिसमें यहाँ पर कैलाश का बेटा पढ़ा करता है। दोनों बेटे यहाँ पर बड़े अच्छे से पढ़ने लगते हैं और अच्छे से इनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों आज ये दोनों के दोनों बड़ा खुश हैं और अपने जीवन को बड़े अच्छे से आगे बिता रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह से अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके बीच लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो प्रेमचंद शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं बहुत अच्छा लगा, माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश भारद्वाज जी लिखते हैं राम राम जी, राम राम जी। केसी लिखते हैं जय श्री राम जय शंभू, जय श्री राम जय शंभू। उसके बाद जो मोमन श्रीवास्तव का कमेंट आता है जय श्री राम जय श्री राम। हरिंद्र प्रताप सिंह राजपूत लिखते हैं बहुत अच्छा लगा, माता पिता की सेवा करना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह बेलावत जी लिखते हैं आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी होती है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों विजय दुबे जी हमें एक सिंबल भेजते हैं, लव का सिंबल। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी आपकी कहानी बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाती है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप लोग हमें कमेंट करते रहें। दोस्तों वीना शौकीन जी लिखते हैं खुशी से अटैक आ गया था, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। बल्लू खान जी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें। दोस्तों अपना ख्याल ज़रूर रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।